हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं संविधान का भाग 3, और ये भाग 3 में खासकर हम लोग बात करने हैं आर्टिकल 21 का बात करने वाले हैं, अर्थात अनुच्छेद 21 का, जिसमें जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जिसमें आपको देखा गया है या आपने देखा होगा कि मेनका गांधीवाद में इसका और विस्तार किया गया। हालांकि और इसका विस्तार करते करते अभी हाल फिलहाल की घटना है 2017 में पुट्टा स्वामी केस में बताया गया कि निजी अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार के बारे में भी इसका मतलब विस्तार किया गया। इसका विस्तार करते करते पर्यावरण में यानी स्वस्थ या स्वच्छ पर्यावरण में जीना भी एक मौलिक अधिकार या जीवन के स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन की व्यक्तिगत अधिकार, फिर डिजिटल डेटा तक पहुंच का जो अधिकार है, ये सभी चीज़ों को मिलाते हुए इसका इतना विस्तार बन गया है, इतना विस्तार है कि और भी मौलिक अधिकार जितने हैं, अर्थात आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, उसमें से अगर सबसे बड़ा या सबसे विस्तारित अगर कोई अनुच्छेद है या कोई आर्टिकल है तो वो है आर्टिकल 21। अभी हाल फिलहाल में घटना है, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने डिसीजन दिया है कि जो सड़कों के किनारे गाड़ियां लगती थी, जैसे गाड़ियां कौन सी गाड़ियां, जैसे आप जानते होंगे कि पार्किंग जैसे जोन जहां पे है वहां पे तो पार्किंग के लिए लोग जाते हैं, और पार्किंग में ठेकेदारी सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट ठेकेदारी सिस्टम से वहां से पैसे वसूलती है पार्किंग वालों से, उसका बोली लगता है, उस हिसाब से वो लोग खड़ते हैं और पार्किंग में वो लोग मतलब चार्ज करके और गाड़ियों को या व्हीकल्स जो भी हैं उनको रखवाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बड़े बड़े जैसे महानगर है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या और भी जगह है, सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि या जहाँ टूरिज्म वाला प्लेसेस है वहाँ से रिलेटेड आपको ये दिखाई देगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग जोन में न होके बिल्कुल सड़कों के किनारे जो है दोनों साइड खड़ी हुई हैं। अब जो सड़क 15 फीट का था वह सड़क 7.5 फीट का हो गया है। क्यों? क्योंकि दोनों ओर गाड़ियाँ जो है लगी हुई हैं, वैसे तो मतलब पार्किंग हुई तो है नहीं, लेकिन पार्किंग के रूप में लगी हुई है। अब इससे एक्सीडेंट का जो मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल एक्सीडेंट जो है इस ये भी बढ़ सकते थे या बढ़ते थे। दूसरा चीज़ जो है उसके लगने के कारण भी जो डस्ट है या पर्यावरण है उस पर भी इफेक्ट पड़ता था, जिसके कारण जो स्वच्छ पर्यावरण में या स्वस्थ पर्यावरण में जीवित रहना ये एक मौलिक अधिकार है। हालांकि इसमें आर्टिकल 21 के तहत ही अभी आपने देखा होगा कि एक मतलब लड़का था जो 31 वर्ष का हो गया था, हरियाणा का लड़का है, उसको अभी जो है इच्छा मृत्यु का जो है अप्रूवल दिया गया था, आर्टिकल 21 के तहत ही वो दिया गया था, ठीक ना। तो हालांकि पैसिव एथोसेनिया जो है वह भारत में अभी पहली बार अलाउ किया गया है। हाँ, हरीश राणा उसका नाम था। तो उससे रिलेटेड मुख्य रूप से क्या किया गया है, अलाउ किया गया है, ठीक ना। तो आर्टिकल 21 का विस्तार आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। दूसरी चीज़ कि जब संविधान लागू हुआ, अर्थात आपको बता दें कि जब संविधान लागू हुआ अर्थात 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से आपको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 से यानी जब मुख्य रूप से संविधान लागू हुआ, उस समय फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा अमेरिका का जो संविधान है उसको कॉपी कर लिया गया है, नहीं, तो अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार वैसे किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वह उस समय कितने थे? 7 थे, ठीक ना, 7 थे। 7वां में आपको ये दिखाई देगा कि एक इसमें मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब यह राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था, यह बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था राज्य को। राज्य का मतलब जो सरकार है या राज्य है जो डेवलपमेंट करना चाहती थी या डेवलप करना चाहती थी, जैसे मान लीजिए कोई परियोजना करना है या सड़क जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, उस स्थिति में अब सड़क कहाँ से जाएगी? छत के ऊपर से तो जाएगी नहीं, तो ज़मीन चाहिए। अब उस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए क्या हुआ, अंततः जाते जाते उसमें बहुत सारे मामले हैं, उसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ डीप में, लेकिन ये आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उस संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था उसको हटा के एक विधिक अधिकार रख दिया गया। विधिक अधिकार में डाल दिया गया आर्टिकल 300A में, है ना, तो उसको डाल दिया गया। तो अब प्रेजेंट में अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट की संख्या है कितनी अपने संविधान में, तो 6 है, ठीक ना, 6 है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो फंडामेंटल राइट्स है जो 6 अभी बचे हुए हैं, उसमें आपको दिखाई देगा कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेके
आर्टिकल 35 तक आपको दिखाई दे देंगे। कौन सा? मौलिक अधिकार। यह मौलिक अधिकार में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसका संविधान वर्गीकरण करता है, या संविधान में क्या इसका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है? तो बिल्कुल संविधान में इसका क्लासिफिकेशन है, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ये सभी चीजों को मिला के, या उपचार हो गया, मौलिक अधिकारों के उपचार का अधिकार हो गया आर्टिकल 32 से रिलेटेड, इन सभी का वर्गीकरण आपको जो है संविधान में देखने को मिल जाएगा। तो वर्गीकरण भी स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। दूसरा चीज कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 2 आर्टिकल है, कौन कौन सा आर्टिकल? एक आर्टिकल 20 है और एक आर्टिकल 21 है ना। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया कि आपातकाल के आपातकाल के समय भी, मतलब इमरजेंसी के समय भी, इमरजेंसी कब लगता है? आर्टिकल 352 जब लगता है तब इमरजेंसी लग जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगता है। तो जो इमरजेंसी लगता है उस समय भी मौलिक अधिकार, हालांकि राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकार का तो विलोपन होता नहीं है, किसमें होता है? वह होता है मुख्य रूप से राष्ट्रपति शासन न होकर बिल्कुल राष्ट्रीय आपातकाल में, आर्टिकल 352 जब लगता है उस समय। तो उस समय ऐसा बताया गया, या 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि अगर 352 लगा है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा है, इमरजेंसी भी लगा है, नेशनल इमरजेंसी भी लगा है, उसके बावजूद भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का हनन नहीं हो सकता है, या उसको पोस्टपोन नहीं किया सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। अर्थात मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो मुख्य रूप से इमरजेंसी के समय भी, आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होते हैं। आर्टिकल 19 तो आप सभी लोगों को पता है कि स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है, जिसमें ABC करके ऐसे स्वतंत्रता दिया गया है 19(1) के ABC में, है ना। और 19(2) से 19(6) तक आपको दिखाई देगा रिस्ट्रिक्शन है अलग अलग कि कौन से, जैसे मुख्य रूप से सभा बनाने की जो स्वतंत्रता है उसको किस युक्त रूप से कैसे रोका जा सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन के बारे में 19(2) से लेकर 19(6) तक आपको दिखाई देगा। लेकिन यह आर्टिकल 19 जो है, अनुच्छेद जो 19 है, यह इमरजेंसी के समय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आर्टिकल 352 लगता है वैसे ही 358 आ जाता है। आपने संविधान में पढ़ा होगा, मैं और डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम लोगों का स्टैटिक का क्लास नहीं है, यह करंट का क्लास है, इसलिए मैं और स्टैटिक में नहीं जा रहा हूं। तो आर्टिकल 358 आ जाता है, वहीं पे आर्टिकल 19 क्या हो जाता है? गौन हो जाता है, चला जाता है। अर्थात नागरिकों का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 में जो दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार है, वह क्या हो जाता है? लोप हो जाता है जब 352 लगता है तो। लेकिन इसमें भी कंडीशन लगाया गया क्या, कि जब कोई बाह्य आक्रमण या युद्ध हो रहा हो उस स्थिति में ही आर्टिकल 358 आएगा और 19 का लोप होगा। अन्यथा युद्ध या बाह्य आक्रमण के अलावा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया हो तो उस समय आर्टिकल 358 नहीं आएगा। हालांकि मूल संविधान में अगर आपको दिखाई देगा तो ये दिखाई देगा कि सशस्त्र विद्रोह नहीं था, उसके जगह पे आंतरिक अशांति थी, और आंतरिक अशांति को रिप्लेस किया गया कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा उसको भी क्या किया गया? रिप्लेस किया गया। और यहीं पे आपको दिखाई दे देगा 44वें संवैधानिक संशोधन में जाके मंत्रिमंडल शब्द भी जोड़ा गया, उससे पहले नहीं था। अर्थात इमरजेंसी लागू होती है तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे? इमरजेंसी को लागू करेंगे, यह इसमें बात कही गई थी। अर्थात मैंने क्या बताया कि युद्ध अगर हो रहा हो या युद्ध के आधार पर लगा हो या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा हो, उस आधार पे ही आर्टिकल 358 आता है, अर्थात आर्टिकल 19 का लोप होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आर्टिकल 20 और 21 जो है उसका लोप नहीं होता है। दूसरी चीज, अब इसमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर भी जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उनका लोप होता है कब? आर्टिकल 359 के तहत। लेकिन यह प्रेसिडेंट के ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर है। अर्थात राष्ट्रपति 20 और 21 को छोड़ के, 19 तो लगा दिए हैं, लेकिन 20-21 को छोड़कर अनदर आर्टिकल को अगर लोप करना चाह रहे हैं, पोस्टपोन करना चाह रहे हैं इमरजेंसी के समय, तो उनको मेंशन करना पड़ेगा आर्टिकल 359 के तहत। उसके बाद से वह मेंशन करके वो कर सकते हैं। आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सभी को, या 20-21 को छोड़कर किसी एक को भी ऐसा किया जा सकता है। इमरजेंसी की बात है तो इमरजेंसी किसी एक राज्य पे भी लागू हो सकता है, पूरे राज्यों पे भी लागू हो सकता है।
लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चलिए मैं बात को मान ले रहा हूं, लेकिन बात हम लोग की शुरू हुई थी आर्टिकल 21 से, निजता के अधिकार से। तो ये आर्टिकल 20-21 को क्यों नहीं छोड़ा गया? अर्थात आर्टिकल 20-21 को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 20-21 को आपातकाल में भी इसमें टच नहीं करना है। आपातकाल में भी ये बना रहेगा। ऐसे तो बना है, लेकिन आपातकाल में भी ये बना रहेगा, इसका लोप नहीं हो सकता है। आखिर है क्या? तो इसमें आर्टिकल 20 में जो है वह दो सिद्धि से रिलेटेड है। किससे? दो सिद्धि से रिलेटेड। अब ये दो सिद्धि से रिलेटेड मतलब आपको इसमें तीन चीजें दिखाई देगी कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपने विरुद्ध जो गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें किस में कहा गया है? वो आर्टिकल 20 में कहा गया, और आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार आपको दिखाई दे देगा, है ना। इसी में आपको जो है शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी कब जोड़ा गया? 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, इसमें 2002 के द्वारा ये शब्द जोड़े गए, है ना। जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है? निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान करना है। इसका दायरा इतना बढ़ता हुआ चला गया, जिसमें लेटेस्ट 2017 में पुट्टा स्वामी केस, आपको पता होगा, पुट्टा स्वामी केस में न्यायालय ने निर्णय दिया कि व्यक्तिगत अधिकार या निजता के अधिकार जो है उसका हनन नहीं होना चाहिए। जीवन के या स्वतंत्रता के अधिकार है, जो व्यक्तिगत अधिकार है या निजता का अधिकार है, ठीक है, इसमें ये बताया गया। उसके बाद से पर्यावरण से लेके इसका विस्तार और बड़ा हो गया, और इसका दिन प्रतिदिन आपको दिखाई देगा कि विस्तार और बड़ा होता ही चला जा रहा है। और इसी में मेंशन किया गया है आर्टिकल 21 को ही फिर से। इसमें आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने रोड साइड पार्किंग जो है उस आर्डर को क्या किया है? रोड साइड पार्किंग आर्डर्स क्रैक डाउन ऑन हाईवे इनक्रोचमेंट, तो इसको रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट बैन्स ट्रक पार्किंग ऑन द हाईवे, व्हाट द न्यू रोड सेफ्टी रूल्स मीन्स, ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई देगी। तो जैसे आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा सड़कें जाम ऐसे रहती थी, दोनों बगल जो है व्हीकल्स या ट्रक वगैरह, उनके कारण इनसे पॉल्यूशन भी फैलता था, फिर उसके बाद से यहाँ स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और जो एक्सीडेंट होते थे वो तो होते ही होते थे, इसको देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए घोषणा किया है कि सड़कों पर सुरक्षा यात्रा या सुरक्षित यात्रा अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत क्या है? एक मौलिक अधिकार है। अच्छा, इसी में मेनका गांधी केस हुआ था। मेनका गांधी, अच्छा, इसमें भी आपको दिखाई देगा कि विधि के अनुसार, अकॉर्डिंग पहले कहा गया अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ का मतलब कोई भी अगर प्रक्रिया लाई जा रही है, कोई भी अगर कानून बनाया जा रहा है, या कोई भी कार्यपालिका डायरेक्ट किसी चीज़ का घोषणा नहीं कर सकती है जब तक कि उसके लिए कानून न बनाया जाए। अर्थात किसी की भूमि का भी अधिग्रहण करना है तो उसके लिए पहले कानून बनाना होगा, उसके बाद से ही वह क्या किया जा सकता है? उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। लेकिन मेनका गांधी वाद में क्या कहा गया? ये कहा गया कि कार्यपालिका ये भी हो सकता है कि वह बम्पर वोट से जीती। बम्पर वोट का मतलब उसकी बहुत ज़्यादा मतलब बहुमत है, जैसे निरंकुशता की ओर जब चली जाती है, तो उस स्थिति में तो विपक्ष की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और वह आसानी से किसी भी विधेयक को पास करा सकती है, कोई रोक टोक नहीं हो सकता है, कोई 2/3 से भी बहुमत पास कराना हो तो हो सकता है। तो ऐसा विधि या ऐसा लॉ मुख्य रूप से जीवन के अधिकार को, या अगर देखा जाए तो जीवन के जीने का अधिकार या व्यक्तिगत या निजता का अधिकार का हनन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी वाद में बताया कि नहीं, विधि के साथ विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है, अर्थात किस प्रक्रिया के तहत लाई गई है, किस सोच के द्वारा लाया गया है, ये भी देखना जरूरी है। यह इसमें मेनका गांधी वाद में बताया गया था, है ना। तो इससे संबंधित चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं जिसके कारण अदालत ने यह आंकड़ा भी पेश किया गया था। इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की कुल लंबाई का केवल 2% है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में देखा जाए जो मौतें होती हैं, जो डेथ होता है, उसका लगभग 30% इन्हीं जो राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनके कारण होता है। अर्थात सीधी सी बात है कि दोनों तरफ एक तो गड्ढे वगैरह हो गए, या जो कम एज में जो बच्चे आजकल व्हीकल चला रहे हैं, ये भी बहुत सारे मामले आ रहे हैं, है ना। दूसरा उसमें थोड़ा सा गार्जियन का भी चीज़ें होती हैं। तीसरा आपको ये भी दिखाई देगा कि जो एल्कोहल या नशे से लुप्त अगर कोई व्यक्ति चला रहा है तो उससे रिलेटेड होता है। चौथा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। पांचवा आपको दिखाई दिया यही चीज़, जो दोनों तरफ लोग मतलब अपने अपने व्हीकल्स को लगा के, या मालगाड़ी जो है उसको लगा के, या ट्रक्स जो है उनको लगा के उसके बाद ऐसे कार्य करते हैं, तो ये भी स्थितियां हो जाती हैं। जो सरकरा जब सड़क हो जाता है तो ये सारी चीज़ें भी घटते हुए दिखाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण देशों में से यह एक है कि राजमार्ग पर सड़क किनारे पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध अब लगा दिया गया है। अर्थात
कौन कौन ऐसे स्थान है जहाँ पे कोई भारी या वाणिज्यिक वाहन पार्क या रुक नहीं सकता है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो अपवाद इसमें है, केवल निर्दिष्ट पार्किंग स्थल और किनारे ही अनुमत है, बाकी नहीं ऐसा हो सकता है। प्रतिबंध क्यों लगाया गया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस लिए प्रतिबंध लगाया गया है, अतिक्रमण को हटाने के लिए, और यह मुख्य रूप से यह किस मतलब माइंडसेट से ये सारी चीज़ें की गई है, ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।